जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब के चैनल 9756 बीके में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी कक्षा 11 की जो रसायन विज्ञान विषय के रूप में जिन्होंने लिया है, इससे पहले मैं जो नोट्स था एक वीडियो करा चुका हूँ। यदि आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। ये दूसरा वीडियो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान का। तो पिछली वीडियो में मैंने कराया था लास्ट क्वेश्चन कौन, इधर चलते हैं, समांग यथार्थता करा दिया था, सार्थक अंक हो चुके थे, व्युत्पन्न इकाइयाँ भी हो चुकी हैं। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो चुका था। स्थिर अनुपात का नियम करा चुके पिछली वीडियो में ऑलरेडी। आज कराना है गुणित अनुपात का नियम। तो हेडिंग डाल देंगे गुणित अनुपात का नियम। तो देखिए क्या है गुणित अनुपात का नियम। जब किसी तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से संयोग करे दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो दूसरे तत्व में गुणित अनुपात पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में आपस में संयुक्त हैं, जैसे ये दिखाया गया। देखिए N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 यौगिक बनाते हैं। तो ये सब किसके गुणित अनुपात के नियम के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए जिससे उन्होंने दिखाया कि इसमें नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है 14, इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार हो गया 16, तो 28:16 हो गया। इसमें 28:64 हो गया दूसरे वाले। तीसरे वाले में बताया गया 14:16 बराबर। इसमें जो तीसरे में कहा गया दोनों में 2 का गुणा कर दिया, 14 दूनी 28, 16 दूनी 32। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि 28:80। आगे देखो बताया है N2O3 28:48। तो ये किसका था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम हो गया। और नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, गुणित अनुपात का नियम। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। जब किसी तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से संयोग करे दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो दूसरे तत्व में गुणित अनुपात पाया जाता। क्या पाया जाता है गुणित अनुपात। जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में संयुक्त है तो ये देखो दिखाया गया N2O, NO, N2O3, N2O4 व N2O5 यौगिक बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, अब परमाणु भार कितना होता है 14 होता है। तो N2 का कितना 14 दूनी 28 अनुपात 16 हो जाएगा। तो देखिए आगे भी देख लें। और N2O4 का कितना 28:64 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है तो नाइट्रोजन इसमें 2 हैं तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन इसमें कितने 4 हैं तो 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 28:64 हो गया। इसी प्रकार आगे भी इसमें देखो दिया गया है। तीसरा में जरूर ध्यान से देख ले। नाइट्रोजन कितना होता है 14, सिंगल नाइट्रोजन है, और अनुपात लगा ऑक्सीजन कितना है 16। तो इनमें देखिए दोनों में 2 का गुणा कर दिया जाएगा, 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनमें पूरा देखेंगे। इनमें नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान 28 है, तब ऑक्सीजन में 16:32:48:64:80 अर्थात गुणित अनुपात पाया गया। तो देखिए गुणित अनुपात के नियम में क्या कहा गया है कि नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान कितना है 28 है,
तब ऑक्सीजन में भिन्न भिन्न है। किसी में ऑक्सीजन 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। तो इनके सभी के अलग अलग अनुपात दिए गए ऑक्सीजन, इसी को अर्थात गुणित अनुपात पाया जाता है। इसी को गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसमें क्या है? जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के संयोग जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं तो उन तत्वों में वही अनुपात या सरल पूर्णांक पाया जाता है। जैसे इधर देखिए दिखाया गया, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से सहयोग होगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी जल। हाइड्रोजन का सल्फर से होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, और सल्फर का ऑक्सीजन से होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसमें देख लें व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो देखिए इन्होंने बताया है, नीचे क्या बताया कि हाइड्रोजन में चित्र बना लें, फिर आगे आगे समझाते हैं। हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अनुपात कितना होगा? भाई हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? 2, और होता कितना परमाणु? 1, 2 एकम 2, अनुपात लगा है। ऑक्सीजन कितना होता? 16। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें दोनों में 2 का गुणा कर दिया है, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। इसी प्रकार देखिए नीचे सल्फर डाइऑक्साइड में S व ऑक्सीजन में अनुपात कितना? 32 अनुपात 32। इन दोनों से हाइड्रोजन व सल्फर में अनुपात कितना हो गया? बिल्कुल बात देख लीजिए। तो हाइड्रोजन का अनुपात ऊपर में कितना है? 4, और नीचे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का अनुपात कितना है? 32, और हाइड्रोजन सल्फाइड में इनका अनुपात कितना है? हाइड्रोजन का 2 और इसका ऑक्सीजन का उसमें आपका दिया गया था 32 था, इसमें सल्फर का कितना है? 32 है। तो इन दोनों से हाइड्रोजन व S में अनुपात कितना है? 4 अनुपात 32। समीकरण 1 हो गया। अब हाइड्रोजन S में H व S में अनुपात 2 अनुपात 32 है। तो देखिए इन्होंने बताया फिर क्या, समीकरण 1 व 2 से इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या कहा गया? भाग देने पर, या फिर डायरेक्टली ले लो 4 अनुपात 32, 4 अनुपात जो 32 है समीकरण 1, इसको लिख सकते हैं 4/32 अनुपात 2 अनुपात 32 को लिख सकते हैं 2/32। तो 32 तो 32 कट गया, तो ये आ गया 2 अनुपात 1। इसी को सरल पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल पूर्णांक। इसी सरल पूर्णांक को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है गेलू-शॉक का नियम। गेलू-शॉक का नियम क्या कहता है? देखिए, रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारक व गैसीय उत्पाद में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। जैसे उन्होंने बताया H2 मतलब हाइड्रोजन, Cl2 मतलब क्लोरीन। तो इन दोनों के संयोग से क्या बन गया? 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आते हैं, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। दोनों से मिलकर क्या बन गया? 2HCl। तो देखिए 1 अनुपात 1 हो गई, वहाँ उधर गैस कितनी हो गई? 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब 2, 1 2 अनुपात हो गए, यानी हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। इसी को बोलते हैं गेलू-शॉक का नियम। अब आते हैं मूलानुपाती सूत्र व अर्धसूत्र ज्ञात करना। तो प्रश्न आता है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन
58.18%, हाइड्रोजन 13.07% व ऑक्सीजन 34.78% है। यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करो। देखिए उसमें बताया गया है, तो ये मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया था आपको। जैसे तत्व क्या था, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, 3 तत्व हैं। और तो देखिए प्रतिशत मात्रा उसमें दी गई सवाल में, सवाल को पहले नोट कर लें। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 58.18%, हाइड्रोजन 13.07% व ऑक्सीजन 34.78% है। यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करो। तो देखिए एक तरफ तत्व का कॉलम बनाएंगे, इस प्रकार का बना लेंगे। तो तत्व में हमारे कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन का प्रसिद्ध द्रव्यमान दिया गया सवाल में कितना, 52.18%। हाइड्रोजन का भी दिया गया 13.07% और ऑक्सीजन का है 34.78%। अब आते हैं परमाणु भार। सब जानते हैं कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। अब चलते हैं कि 52.18% में जब 12 का भाग देंगे तो 4.34% आएगा, 4.34%। 13.07 में जब 1 का भाग देंगे तो 13.07 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही 34.78 में जब 16 का भाग देंगे तो 2.17 आएगा। तो देखिए इसमें से जो भाग में संख्या सबसे छोटी कौन सी है, एक 4.34 है, एक 13.07 है, एक है 2.17। इसमें से जो छोटी होगी वो तीसरे नंबर यानी 2.17। अब इसी में आपको भाग देना है। तो 4.34 में 2.17 का जब भाग देंगे तो कितने, 2 बार जाएगा। इसी प्रकार 13.07 में 2.17 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। 2.17 में जब 2.17 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो देखिए सरल या मूलानुपाती सूत्र आपका निकल कर आ गया। कार्बन कितने थे, 2 बार भाग गया तो C2 हो गया। और हाइड्रोजन में कितने बार भाग गया था, 6 बार। कितने बार गया, 6 बार। तो ये हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। ऑक्सीजन का कितना मूलानुपात निकला, 1। तो ऑक्सीजन हो गई सिंगल। तो इसका सरल सूत्र भार कितना हो गया, कार्बन कितने थे, 2, तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन कितने, 6 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। इन टोटल को जोड़ देंगे कितना हो गया, 46। तो इसका अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। सूत्र क्या होता है, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व सवाल में दिया गया था। देखें नोट करें, कहा गया था यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है, 23 है। तो उसमें सवाल में दिया है वाष्प घनत्व कितना है, 23 है। 23 दूनी 46 हो गया। अब n बराबर सूत्र होता है अणुभार बट्टे सरल सूत्र भार। तो अणुभार कितना आया, 46 आया। 46 में जब 46 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो अणु सूत्र बराबर सरल सूत्र और सरफेक्स में n हो गया। सरल सूत्र हमने ऊपर निकाला था। जब n का मान 1 है, कोई मतलब नहीं, तो आंसर आपका ये आपका हो गया। तो ये आपका सवाल हो चुका है, कौन,
मूलानुपाती सूत्र व अड़ सूत्र ज्ञात करना। आगे चलते हैं। अगला सवाल भी नोट कर लें। कहाँ पर? देखिए, एक सवाल दिया गया है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 32%, हाइड्रोजन 6.66%, नाइट्रोजन 18.67%, शेष ऑक्सीजन है। शेष ऑक्सीजन मतलब ये 32%, 6.66% और 18.67%, इन सभी को जोड़कर 100 में से घटा देंगे तो शेष ऑक्सीजन निकल आएगी। कितनी निकलेगी? 42.67%। तो इनका आपको मूलानुपाती सूत्र ये दिया गया है, इसको नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ये एक सवाल दिया गया मूलानुपाती का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और समझें घर पर। तो ये सब मूलानुपाती से संबंधित हैं। एक या दो सवाल इनको नोट कर लें। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। ये भी देखिए मूलानुपाती सूत्र से संबंधित है। तो जिसमें वाष्प घनत्व दिया जाए तो उसमें ये सूत्र लगा लें। ये देखिए पहले से जैसा है संबंध, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चौथा प्रश्न है, ये सब मूलानुपाती सूत्र से संबंधित है। ये पहले चैप्टर में करा चुके हैं, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, दो दो सवाल लगा लें और इनको देख जरूर लें अवश्य। एक ये देखिए दिया गया मूलानुपाती, ये क्लास में करा चुके ऑलरेडी, ये भी करा चुके। आगे चलते हैं। अब आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये हेडिंग डाल लेंगे, देखते हैं क्या है। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके एक नंबर में क्या बताया गया? पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। देखिए मूलानुपाती सब हो गए। ये देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो नंबर 1 में बताया गया पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नंबर 2, किसी तत्व विशेष में समान प्रकार के परमाणु होते हैं जिनके गुण व आकार समान होते हैं। नंबर 3, भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न परमाणु पाए जाते हैं जिनके गुण व आकार भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 4, परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य मतलब विभाजित, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो नंबर 5 में क्या बताया? परमाणु अविनाशी होता है। कैसा होता? अविनाशी होता है, अर्थात इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब आता है ग्राम परमाणु हेडिंग। पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो परमाणु भार के बराबर होती है ग्राम परमाणु कहते हैं। तो ग्राम परमाणु बराबर सूत्र क्या होगा? ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार। तो देखिए इन्होंने एक सवाल दिया है,
2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 40 ग्राम कैल्शियम के ग्राम परमाणु बताओ, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और कैल्शियम का परमाणु भार 40 है। देखिए दिया है, हाइड्रोजन कितना दिया गया 2 ग्राम, क्लोरीन कितना दिया गया 40 ग्राम। हम जानते हैं ग्राम परमाणु बराबर ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार। तो ग्राम में मात्रा कितनी है 2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। तो 2 में जब 1 का भाग देंगे 2 आएगा। हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु 2 है। इसी प्रकार कैल्शियम का ग्राम परमाणु कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि इसका ग्राम परमाणु कितना दिया है क्लोरीन का 40। तो ये निकाल लेंगे, कैल्शियम का ग्राम परमाणु कितना निकला 1 निकला। ग्राम अणु क्या है? पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो अणुभार के बराबर होती है अणुभार कहलाता है। तो ग्राम अणु बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। इससे संबंधित देखिए सवाल दिया गया, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बताओ, जबकि कार्बन बराबर 12, ऑक्सीजन बराबर 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कैसे निकालेंगे? 16 + 32 बराबर 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितनी थी कि 4.4 बटे इसमें भाग देगी 44 का। 44 से कम 44 कट जाएगा, 0.1 अंक पे तो 0.1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें बताओ, ये सवाल देखिए क्या गया है। 1.1 मेथेन CH4 व 18 ग्राम जल H2O के मोल बताओ, जबकि ये देखिए दिया गया है कार्बन का परमाणु भार कितना 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1। तो देखिए इसका मेथेन का अणुभार निकाल लेते हैं। मेथेन का सूत्र कितना होता है CH4, कार्बन हो जाए कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4, 12 4 16। तो जल का अणुभार इसी प्रकार निकालेंगे, कितना हो जाएगा? जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। तो मेथेन के मोल कितने निकलेंगे? 1.1 बटे 16 का भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। जल के मोल कितने निकले 1। तो ये था आपका मेथेन का अणुभार निकाल लेंगे। अब आते हैं मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या है? 1 मोल बराबर कितना होता है? ये क्लास में बताए थे ऑफलाइन, 6.022 गुणे 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन। ये नोट कर लें। 1 मोल का NTP पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कई बार बताए। और T क्या? टेम्परेचर 0 सेल्सियस या 273 केल्विन, या P बराबर कितना होता है 76 mm या 1 वायुमंडलीय दाब। P मतलब प्रेशर। ये नोट कर लें। ये देखिए सवाल दिया गया है, 6.4 ग्राम मेथेन में अणुओं की संख्या तथा NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो मेथेन का अणुभार 16 होता है। तो ये देखिए भी बताए थे। तो कितना निकलेगा 0.4। तो 1 मोल में अणु कितने होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23। तो 0.4 में मोल अणु कितने होंगे? इसका गुणा कर देंगे। तो 6.022 गुणे 10⁻23 में गुणा करेंगे 0.4 का। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2.4088 गुणे 10⁻23। तो चूँकि 1 मोल का NTP पर आयतन कितना होता? 22.4 लीटर। तो 0.4 मोल पर NTP का आयतन कितना होगा? 22.4 गुणे
0.4 लीटर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 की 6 हो जाएगी, और 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और दशमलव एक अंक इसमें एक इसमें, तो एक एक 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 8.96 लीटर आएगा। इसी प्रकार ये देखिए सवाल दिया है, इसका नोट कर लें। 36 ग्राम जल में अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या व एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दिया गया जल का अणुभार हमें मालूम है 18, याद कर लें। जल के मोल अणु कितने निकलेंगे, 36 दिए गए हैं, और 36 में जब 18 भाग देंगे, 18 दूनी 36, तो एक मोल में अणु कितने होते हैं सभी को मालूम है, 6.022 गुणे 10⁻23। तो जल के मोल कितने हैं 2, तो 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा इसमें, तो देखिए कैलकुलेशन कर लें, रोक कर वीडियो। 6.022 गुणे 10⁻23 में गुणा जब 2 का करेंगे तो 12.044 गुणे 10⁻23 आएगा। इसी प्रकार देखते हैं, एक मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ये भी मैंने बताए थे। और तो 2 मोल का एनटीपी पर आयतन क्या होगा, 22.4 गुणे 2, तो ये आएगा 44.8 लीटर। जल के एक अणु में परमाणु कितने होते हैं, जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 होते, देखिए बताते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, और O मतलब ऑक्सीजन 1 परमाणु। तो जल के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, तो 12.044 गुणे 10⁻23 अणुओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3। तो इसमें जो हमारा ये आया था आंसर, देखिए मोल अणु कितने थे, 12.044 गुणे 10⁻23, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे, कितना कर देंगे, 3 का गुणा, तो अणुओं में परमाणुओं की संख्या निकले कितने, 36.123 गुणे 10⁻3। अब आते हैं विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या होती हैं, तो नंबर 1 है नॉर्मलता। 1000 सीसी या 1 लीटर घोल में, तो एक लीटर या 1000 मिलीलीटर घोल में पदार्थ के तुल्यांकी भार जो अंश या गुणक घुला रहता है उसे नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर मात्रा में बटे तुल्यांकी भार, ये इसमें संबंध होता है। नॉर्मलता बराबर क्या है, ग्राम प्रति लीटर बटे तुल्यांकी भार। देखिए सवाल दिया गया है कि 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल में 500 सीसी घोल में उपस्थित हैं, घोल की नॉर्मलता बताओ, जबकि ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना है, 63 है। तो हम जानते हैं 500 सीसी घोल में ऑक्सैलिक अम्ल में कितना है, 6.3 ग्राम। तो 1000 सीसी में ऑक्सैलिक अम्ल में घोल होगा 6.3 बटे 500 गुणे 1000। एक एक नियम जैसे पढ़ते हैं उसी के तरीके देखना। तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6.3 गुणे 2, तो 2 6 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर, ये देखिए सूत्र दिया है, यही सूत्र लगाएंगे। तो नॉर्मलता बराबर ये इधर का इधर दिया गया 6.3 गुणे 2, तो ये आएगा 12.6 गुणे
ग्राम प्रति लीटर। अब नॉर्मलता बराबर क्या होता है सूत्र, ग्राम प्रति लीटर मात्रा बटे तुल्यांकी बार। तो ग्राम प्रति लीटर में मात्रा कितनी आई, 12.6 ग्राम प्रति लीटर, और तुल्यांकी बार उसमें दिया गया है, तुल्यांकी बार कितना है 6.3 है, कितना है 6.3, और 6.3 का इसमें भाग देंगे तो 0.2 आएगा, और एन का मतलब नॉर्मलता कितनी आई 0.2 नॉर्मलता आई। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया आज के लिए इतना है, और वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।